तो चलते हैं। जय हिंद। आज जो है क्लास 9th का केमिस्ट्री चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है हमारे परिवेश का पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आप आज जो है इस चैप्टर का मात्र 2 ही वीडियो बने हैं। एक पीछे जो आपको जा चुके हैं 40-41 मिनट के होंगे, और साथ साथ ये दोबारा जो है आपका जो ये वीडियो है, और इसके बाद जो है आपका इस चैप्टर का समाप्ति हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपका इम्पोर्टेंट है क्लास में, जो क्वेश्चन मार्क्स हैं जो बोर्ड में आपका रहेंगे। तो मैं आप देख लूँ। पहला क्वेश्चन है क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि क्रांतिक ताप के बारे में बोल रहा है, दाब के बारे में नहीं बोल रहा है। अब चलूँ तो कह रहा है क्रांतिक ताप किसे कहता है। तो प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है। प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है, जिस निश्चित ताप से अधिक ताप पर गैस संघनित हो ही सकती है, और चाहे उसका दाब कितना भी बढ़ा दिया जाए या अधिक कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, उससे उसको कोई परेशानी नहीं है। उसी ताप को गैस का क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप एक बार और फिर से देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन है, आपको लिखने में भी आसान होंगे। क्रांतिक ताप किसे कहते हैं? प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप होता है, जिस निश्चित ताप से अधिक ताप पर गैस संघनित हो ही सकती है, चाहे उसका दाब कितना अधिक हो, कितना भी अधिक हो, क्यों ना बढ़ा भी दिया जाए। अगर जो ताप को बढ़ा भी देंगे तो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो संघनित होके ही रहेंगे। इसी ताप को गैस का क्रांतिक ताप कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका जो है दर्पण की गुप्त ऊष्मा। दर्पण की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दर्पण की गुप्त ऊष्मा एक बार मैंने थ्योरिकल में पढ़ाया हूँ, और उसके आगे देख लूँ कि क्या बोल रहा है इसमें भी परिभाषा में, टोटल डिफिनेशन में। तो वायुमंडलीय दाब पर कह रहा है, वायुमंडलीय दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 kg, कोई भी ठोस पदार्थ 1 kg लिया जाए, kg को उसके द्रव्यमानांक पर द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो होते हैं ना, आवश्यक ऊष्मा को उस ठोस पदार्थ का क्या कहते हैं? दर्पण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। फिर से देख लिया जाए, वायुमंडल दाब पर किसी ठोस पदार्थ के 1 kg, मतलब वजन के साथ मैं लेता हूँ 1 kg, तो उसके द्रव्यमानांक पर जो होते हैं ना, वो द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, किसी ठोस पदार्थ को हम द्रव अवस्था में परिवर्तन करने के लिए उसका जो ऊष्मा लगता है, उसमें उतना जो आप मान लिया जाए ठोस कोई पदार्थ, उसको जब तक ऊष्मा नहीं देंगे तो वो द्रव में बदलेगा नहीं। अब उसी तरह से मैं इस पॉइंटेड में लाया हूँ, 1 kg अगर जो मैं ले लूँ किसी ठोस पदार्थ को, उसको द्रव में परिवर्तन करना हो, तो उसमें जो ऊष्मा लगेंगे वैसी ऊष्मा को कहते हैं दर्पण की गुप्त ऊष्मा। और आपको मैं बता दूं कि बर्फ का गुप्त ऊष्मा जो होते हैं 3.347 × 10⁵ जूल प्रति kg होते हैं। इसी में अगर जो 1 kg ये लिया गया है तो आपका kg कैंसिल हो जाएंगे, अर्थात बच जाएंगे 3.347 × 10⁵ जूल। अब इसका नेक्स्ट है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। मैंने पहले देखा दर्पण की गुप्त ऊष्मा, अब दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाए, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो वाष्प का जो गुप्त ऊष्मा क्या होता है? तो वाष्प का गुप्त ऊष्मा वो होता है जो वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव को, फिर द्रव को हम ले रहे हैं 1 kg द्रव ले रहे हैं, उसके क्वथनांक पर ताप में बिना परिवर्तन, ताप को कोई परिवर्तन बिना किए परिवर्तन लाए द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाए, उसी को कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा उसे कहते हैं जो वायुमंडलीय दाब पर किसी द्रव को उसके क्वथनांक पर ताप में बिना परिवर्तन किए द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाए, उसी को कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा।
क्लियर। अब मैं बता दूं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, तो जल जो होते हैं, जल का जो गुप्त ऊष्मा होते हैं 22.59 गुने 10⁵ जूल प्रति केजी होते हैं। 22.59 गुने 10⁵ जूल प्रति केजी होते हैं। इसका भी लेंगे तो केजी कैंसिल होंगे, 22.59 10⁵ जूल बचेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें आपका जो है कह रहा है संघनन या द्रवीकरण क्या है। संघनन को ही द्रवीकरण कहते हैं, द्रवीकरण को संघनन कहते हैं। ये बता रहा है कि संघनन या द्रवीकरण क्या है। तो संघनन और द्रवीकरण क्या है सो हम देख लें थोड़ा। ऐसे पहले पढ़ाने वक्त में इसका जिक्र कर चुका हूँ। वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है उससे संघनन या द्रवीकरण कहते हैं। तो वह पदार्थ वह प्रक्रिया कोई भी पदार्थ का वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ गैस की अवस्था से गैस से द्रव की ओर चले जाए, तो गैस कौन चीज़ हुआ। गैस को अगर मैं ठंडा करता हूँ तो क्या होगा, वो द्रव में चल जाएगा। उसी को मैं संघनन या द्रवीकरण कहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट चलता हूँ। अब क्वेश्चन मार्क्स ये है, कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़ा क्यों पहनना पसंद करते हैं। क्वेश्चन मार्क्स हैं, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाए, जो आपके बोर्ड में पूछा जाएगा कि गर्मी के दिनों में सफ़ेद कपड़ा क्यों पहनना पसंद करते हैं। तो वजह ये होता है कि गर्मी जो अभी का मौसम जो है ना, गर्मी का मौसम, इसमें पसीना बहुत ही अत्यधिक चलते हैं। अब बहुत अत्यधिक जो पसीना चलते हैं ना, जिसके कारण क्या होता है, पसीना जो है कपड़ा सूती कपड़ा जो होते हैं वो सोखते हैं और वो बाद में जाकर वायुमंडलीय दाब पर जो है वो ठंडक महसूस करते हैं। इसीलिए सूती कपड़ा में क्या होता है, सोखन मतलब अवशोषण की शक्ति, पसीना को जो है वाष्प के अवशोषण की शक्ति क्या होता है, अत्यधिक होता है, जिसके कारण वो बाद में हमें कोई परेशानी नहीं करते हैं। इसीलिए हम उसको ठंड कपड़े मतलब ठंडा महसूस होता है, ठंड महसूस नहीं मतलब थोड़ा राहत महसूस होते हैं, जिसके कारण उससे मैं क्या कहता हूँ कि गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा पहनना पसंद इसलिए करते हैं कि पसीना को जो अवशोषण शक्ति जो होता है सूती कपड़ों में होते हैं, जिसके कारण वो पसीना को सोख लेते हैं और हमें क्या होता है, राहत महसूस होते हैं। इसीलिए हम गर्मी के दिनों में सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछ रहा है कि गैस और मतलब क्वेश्चन है गैस और वाष्प में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गैस और वाष्प में क्या अंतर है। अब चलिए गैस और वाष्प में मैं बता दूं कि कुछ अंतर नहीं है, जरा सा भी अंतर नहीं है, जरा सा भी नहीं अंतर है। गैस को ही हम वाष्प कहते हैं, वाष्प और गैस में कोई अंतर नहीं है। अब मैं बता दूं वाष्प के बारे में, जल का जो है गैसीय रूप को ही वाष्प कहते हैं। क्या कहता हूँ, वाष्प किसे कहते हो, जल के गैसीय रूप को मैं क्या कहता हूँ, वाष्प कहता हूँ। इसे लिख सकता हूँ, जल के गैसीय रूप को क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। गैसीय रूप को क्या कहते हैं, वाष्प कहते हैं। ये मुझे आराम से आ गए और लिख भी लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे नेक्स्ट चलूँ तो इसका स्टार में जो आ गया गैस। अब क्या हुआ, गैस देखिए, कमरे के ताप पर जो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब जो है ना गैस के रूप में पाए जाते हैं। कमरे के ताप पर गैस के रूप में पाए जाते हैं, मतलब गैसीय रूप में पाए जाते हैं। बस यही है, रूप में पाए जाते हैं। अब दोनों का अंतर स्पष्ट हो गया कि जल और गैस और वाष्प में कोई अंतर नहीं है। गैस जो होते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कमरे के ताप पर गैस के रूप में पाए जाते हैं। और जल जो है ना, जल का गैसीय रूप ही जो होता है क्या होते हैं, वाष्प होते हैं। ये हो गए। अब जाते जाते इस चैप्टर में एक ऐसी
फिर क्वेश्चन मार्क्स आ गया है कि हम लोग जो 3 अवस्था पदार्थ के पढ़े हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों जो अवस्था मैंने पढ़ा है, ठोस, द्रव और गैस, इसके बाद एक चौथे अवस्था आ गए हैं, मतलब चौथा अवस्था आ गए हैं, मतलब 4, इस तीनों के अलावे दूसरा जो है चौथा अवस्था आ गया। अब इसमें क्या हो गया, इस अवस्था को मैं कहता हूँ, चौथी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहता हूँ। अब व्हाट क्वेश्चन हो गया, क्या क्वेश्चन हो गया, प्लाज्मा अवस्था किसे कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था किसे कहते हैं। तो मैं अगर शॉर्ट में बोलूं तो ये कह सकता हूं कि पदार्थ के चौथी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहता हूं। पदार्थ के चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं कहते हैं। अब इसमें दूसरा भी ये किया और क्वेश्चन इसमें और मार्क्स है कि प्लाज्मा अवस्था जो होता है ना, ये कह रहा है ज्ञात तीनों पदार्थों में से तीनों पदार्थ कौन कौन, ठोस, गैस, ठोस, द्रव, गैस, मानिए ठोस, द्रव, गैस, इस तीनों अवस्था में से किसी से समानता नहीं रखता है। चौथी अवस्था तीनों में से किसी का मतलब समानता नहीं रखता है, किसी में समानता नहीं रखता है, इसी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहता हूँ, या चौथी अवस्था को मैं प्लाज्मा अवस्था कहता हूँ। 1 नंबर। अब नेक्स्ट इसमें आगे चलूँ, इसका उपयोग जो होता है किस किस चीज़ में होता है, इसका उपयोग हम लोग बता दूँ। उपयोग जो है आप लोग देखे होंगे, नियॉन बल्ब में, किस बल्ब में, नियॉन बल्ब में इसका उपयोग होते हैं। और उसके बाद आप लोग ये भी देखे होंगे जो प्रतिदीप्त ट्यूब में, प्रतिदीप्त जो ट्यूब अभी चल रहे हैं, प्रतिदीप्त ट्यूब, इसमें जो बना होता है किस चीज़ से पता है आपको, हीलियम से, और हीलियम और कुछ अन्य गैसों से बने होते हैं, हीलियम और अन्य गैस से बने होते हैं, अन्य गैसों से बने होते हैं, मतलब प्रतिदीप्त ट्यूब जो है हीलियम और अन्य गैसों से बने होते हैं। और ये दोनों जो नियॉन और प्रतिदीप्त ट्यूब या ITC जो भी होंगे आगे, वो सभी कितने हैं, प्लाज्मा अवस्था होते हैं, पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था कहलाते हैं। क्लियर, यहाँ से हो गए। अब लास्ट जाते जाते फिर एक 5वां अवस्था निकला, तो कह देंगे पदार्थ का 5वां अवस्था क्या है, पदार्थ का 5वां अवस्था क्या है, 5वां अवस्था क्या है, अवस्था क्या है। इस अवस्था पर 1920 में, 1920 में जो ये थे सत्येंद्रनाथ बोस नाम के जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि पदार्थ का जो है एक और अवस्था आए हैं जिसका नाम है, क्या नाम है, 5वां अवस्था। और साथ साथ वो अकेले ही नहीं, सत्येंद्रनाथ बोस के साथ साथ सत्येंद्रनाथ बोस के साथ साथ कौन इसी बोले थे 1920 में, और उनके साथ साथ और एक थे आइंस्टीन। कौन थे, आइंस्टीन थे। आइंस्टीन भी क्या किए, यही पूर्वानुमान लगाए कि इसका 5वां अवस्था भी है इस चौथा के बाद। तो 5वां अवस्था जो ये हुआ, इसी का नाम हो गया BEC, शॉर्ट नेम, और जिसका नाम कहेंगे BEC, क्या कहेंगे ना, BEC। तो B से हो जाएंगे बोस, E से होंगे आइंस्टीन, और C से होंगे कंडेंसेट। क्या बोलेंगे, कंडेंसेट, 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 अर्थात इसका हम नाम दिए हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अब क्वेश्चन आ जाएंगे आपका, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट किसे कहते हैं। तो मैं कहूँगा कि 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस
बोस, सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने दोनों ने ये पांचवा अवस्था का क्या कर दिया, जिक्र किया और प्रतिपादित किया, जिसके कारण इसका नाम दोनों वैज्ञानिक के नाम पर ही पड़ गए हैं, जिसका नाम ही रख दिया गया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आपका ये पांचवा अवस्था हो गए। कई ऐसे लैब की बातें रहे जो मैं बीच में देते रहा हूँ और आप लोग बहुत ही अच्छे वीडियो इसको देखे होंगे, समझे भी होंगे। अब इस चैप्टर के जो है यहीं पर क्या होती है, समाप्ति होती है। जय हिंद। फिर अगले चैप्टर के लिए मैं तैयारी में हूँ, आ रहा हूँ जल्द से जल्द। धन्यवाद।